हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। उत्तराखंड टेट ये तो सर पे ही है और इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा तैयारी भी कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन में हम लोग अपनी चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए आज एक बार फिर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो क्या पहलू हमारा सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी है कि आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अवधारणाओं को समझना। या ऑप्शन नंबर डी है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। देखो बहुत अच्छा ऑप्शन सबसे लास्ट का है। वैसे तो सारे ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन अगर बात की जाती है सबसे मुख्य पहलू कौन सा है पर्यावरण सिखाने के लिए, तो जब बात आ जाती है कभी प्राकृतिक की, जब बात आ जाती है सांस्कृतिक की, सामाजिक सांस्कृतिक की, तो उससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं होगा भाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल को बढ़ावा मिलता है। कौन सी स्किल्स डेवलप होती है बच्चों के अंदर जिस समय मानचित्रांकन सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन नंबर बी है गणनाएं और अनुमानन। ऑप्शन नंबर सी है माप के अनुसार चित्रण करना। या ऑप्शन नंबर डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो सही आंसर क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया अगर बात की जाती है, ये हमारा एक दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप है, छोटा सा दिखाया मैंने इस चित्र में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा केरल, और इस केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से होंगे। तो आंसर होगा सही कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि कर्नाटक ऊपर है और तमिलनाडु इधर पूर्वी दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी, उसकी मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि केवल धान की फसलों के लिए ही वह उपयोगी बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है कि जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। या ऑप्शन नंबर सी है बंजर बन जाएगी। या ऑप्शन नंबर डी है अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो भूमि बंजर बन जाएगी। जब किसी भी भूमि पर किसी भी खेत में लगातार एक ही प्रकार की फसल हम लोग उगाते रहते हैं, तो उसके जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो उसे चाहिए होते हैं किसी भी एक फसल को, तो वो उसको मिलते रहते हैं और धीरे धीरे वो पोषक तत्व उस जमीन से खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए वो भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। तो इनमें से कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये तीनों के तीनों जो हैं रोग होते हैं, बुखार होता है, वो मच्छरों से फैलता है। तो अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है, ओके कितना अच्छा क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। तो कौन सा राज्य प्रतीक नहीं है। क्या मोनाल नहीं है, क्या बुराश नहीं है, क्या बाघ नहीं है, कस्तूरी मर्ग नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बाघ जो है वो राज्य प्रतीकों के अंदर नहीं आता है उत्तराखंड के। ओके अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर जो हैं इनका प्रयोग होता है। पर्यावरण के अंदर 3 आर का प्रयोग होता है। तो उनमें से वो जो 3 आर है उनकी फुल फॉर्म क्या है। तो पहले तो देखो, पहले तो सुन लो कि अगर बात की जाती है तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट
करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो वो होगा हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग और केसर जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो सही आंसर होगा फूल से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? फूल से प्राप्त होते हैं। फूल पर ही हमारे लौंग और केसर जो है आते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, वो है बहुत बढ़िया, वो है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जिस समय चावल को पॉलिश किया जाता है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। क्यों? सुनो भाई, जो थायमीन है ना, थायमीन विटामिन B1 में होता है और विटामिन बी ही नष्ट हो जाता है जिस समय चावल को धोया जाता है या बार बार धोया जाता है या चावल पर पॉलिश की जाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा होता है? देखो, एब्सोल्युटली टेम्परेचर की बात की जा रही है। एब्सोल्युटली टेम्परेचर कौन सा होता है? परम शून्य तापमान भी जिसे कह सकते हैं। परम तापमान जो पैमाना होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है भाई? केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, केल्विन। ठीक है, जिस समय देखो केल्विन का जो पैमाना स्टार्ट होता है वो 273 से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन तक होता है। इसमें डिग्री का प्रयोग नहीं होता, पहली बात तो ये भी है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से पैमाने पर डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, तो केल्विन पर नहीं होगा। ओके, और केल्विन को यदि 0 कर दिया जाता है तो उस समय हमारा डिग्री सेल्सियस जो है वो -273 पर पहुंच जाता है। ओके, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, वो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों के द्वारा, सभी जंतुओं के द्वारा, सभी हरे पौधों के द्वारा या वायरसों के द्वारा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग जरा, वो है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। जो साउंड होता है और साउंड पॉल्यूशन होता है तो वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो सही आंसर होगा डेसिबल इसका बिल्कुल राइट है। और हाँ, कितने डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो एक ध्वनि प्रदूषण के अंदर आती है, तो सही आंसर होगा 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है तो वही एक ध्वनि प्रदूषण के अंदर आती है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है इसके अंदर, बहुत एडवांस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, आगे चलकर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको। तो सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ओजोन स्तर। ओजोन स्तर जो है वो पृथ्वी को सुरक्षित रखता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज आती है लेकिन पृथ्वी पर लगभग 1% तो नीचे आती है, और उसी अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर हमारा क्या होता है भाई? विटामिन डी भी होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा। यदि एक मेंढक ने टिड्डे को खाया, अब टिड्डा क्या है भाई? प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तो सही आंसर है प्राथमिक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो हमारा टिड्डा है, प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को टिड्डे उसने खाया मेंढक ने, और मेंढक क्या है? सेकंड कंज्यूमर है। तो इसीलिए जो प्राथमिक स्तर से द्वितीयक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को है यहाँ पर स्थानांतरण ऊर्जा का होगा। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो कौन सा दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि पर्यावरण के अंदर जनसंख्या का भी वर्णन किया जाता है और जनसंख्या जो दिवस होता है वही मनाया जाता है। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1992 में ना 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो किस शहर में हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कौन से शहर में हुआ था पहले वाला? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो के अंदर पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1992 में। ओके,
अगले प्रश्न की अगर बात की जाएगी तो वो है हमारा भूमिगत जल। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर तक पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित होता है। देखो, जो भूमिगत जल है आज के समय में धीरे धीरे नीचे पहुंच रहा है, आप लोगों को भी पता ही होगा, ठीक है। जहां पानी पहले कभी 60 फीट पर हुआ करता था या 40 फीट पर 30 फीट पर हुआ करता था, आज वो 100 150 फीट नीचे गहराई में चला गया। तो इस भूमिगत जल को अपने पुनः स्थान पर लाने के लिए हमें सबसे अच्छा उचित उदाहरण कौन सा देखना पड़ेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है। पाताल तोड़ कुओं को अधिक निर्माण किया जाए। जो पाताल तोड़ कुएं हैं, गहराई में जो कुएं बनाए जाते हैं, वो अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, फिर वो जो पानी होगा वो सिंचित होकर ऊपर की ओर आएगा, कुएं में आएगा, कुएं से सीधा वो क्या करेगा, ऊपर की ओर स्तर में पहुंचेगा और वो अपने पुराने एक जगह पर आ सकता है जहां पर पहले पानी था। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ये जो एक इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना हुई 1948 में, 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के देश में है। ओके, ये इसका सही आंसर है IUCN। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। देखो, सबसे पहले इंडिया के अंदर पानी पंचायत एक स्टार्ट हुई थी पानी का संरक्षण करने के लिए, उसका सही उपयोग करने के लिए। तो वो हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर भाई? महाराष्ट्र के अंदर। और कब हुई थी? 1972 में, 1972 में हुई थी। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। संरक्षण जो है एक और विनाश पुस्तक के लेखक पर्यावरण से संबंधित है, किस तरीके से पर्यावरण का विनाश होता है, किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है, उस आधार पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है संरक्षण या विनाश। पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या वो सरला बहन है, क्या वंदना शिवा है, क्या सुंदरलाल बहुगुणा या रस्किनी बॉन्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है, सरला बहन। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। एनवायरमेंटल एजुकेशन का कौन सा एक इनमें प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये जो ये ऑप्शन है यहाँ पर, तो ए है हमारा कि पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण शिक्षा एक समेकित और सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है कि पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के साथ में सुनिश्चित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। जी, सबसे बेहतर ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है पर्यावरण शिक्षण सिद्धांत का, मतलब इसमें से नहीं होना चाहिए। तो क्या है भाई कि पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ में सुनिश्चित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है नीली क्रांति संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का। अच्छा, नीली क्रांति संबंधित है तो किससे? दूध उत्पादन से है क्या, नील उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है या फिर फल उत्पादन से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। क्रांतिज आप लोग पढ़ लेंगे, जो भी क्रांति इससे संबंधित है आप पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। गोल क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, ऐसे करके कई सारे प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है, तो इसलिए आप उसको भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, हम लोग बात करेंगे आपसे, तो वो है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का घटक कंपोजिशन नहीं है या कंपोनेंट्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, भूमि भी है, समुदाय भी होता है, परिवार भी होता है, लेकिन धर्म नहीं होता। धर्म से क्या लेना देना किसी भी पर्यावरण का? भाई समुदाय से सीखता है, परिवार से भी सीखता है, भूमि एक हमारी अजैविक घटक में भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तीन तो हैं, लेकिन धर्म कोई पर्यावरण का घटक नहीं है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, तो वो है कि पर्यावरण
जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। एनवायरनमेंट जो अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके उद्देश्य से इनमें से कौन सी एक प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है कि ग्रीन ओलंपियाड जो होता है, ग्रीन ओलंपियाड जो है वो एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है पर्यावरण जागरूकता को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, तो वो है कि स्कूलों में हमारे विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो कौन सी ऐसी रणनीति, कौन सा ऐसा प्लान है जो सबसे ज़्यादा सिद्ध होता है स्कूलों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराना। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण ने पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक रचनात्मक और क्रियाकलापों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी है कि परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा, सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा आंसर है। ओके, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है कि पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए। गैर शैक्षिक जो हमारी होती है, एक बिना शैक्षिक जो हमारी चीज़ें होती हैं तथा रचनात्मक क्रियाकलाप जो हो जाते हैं तो उसमें शामिल किया जाए। जो भी प्रक्रिया, खेल कूद, फिजिकल हो गया, सब हो गया, जो भी हमारे ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करती है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाती है, हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वो है भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर हैं और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और भारत के संविधान के अंदर फिलहाल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो ये मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस है क्या। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट है, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास तब होगा जब उनको राइट्स दिया जाएगा, जब उन्हें किसी जगह बोलने का, स्पीच करने का, नाटक के प्रस्तुत करने का, पढ़ने का, लिखने का राइट्स दिया जाएगा, तो तभी तो सर्वांगीण विकास होगा ना। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। देखो, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो वैश्विक तापमान को बढ़ाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, वो ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसेस में या इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या नाइट्रोजन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मीथेन, क्या नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी होती है। तो ये तो क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होती है। और हमारे वायुमंडल में 78% हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो ग्रीन हाउस, मतलब वो हमारे नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ओके, अगले प्रश्न की अगर बात की जाती है तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि समुद्री प्रदूषण के कारण जो हमारा समुद्र में प्रदूषण होता है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भूमध्य रेखीय वन, क्या पतझड़ वन, क्या कोणधारी वन, क्या मैंग्रोव वन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाई देखो, अगर बात की जाती है कि जो हमारे समुद्र के तट के आसपास पाए जाने वाले जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे मैंग्रोव वन। कौन से? मैंग्रोव वन। और ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, क्योंकि समुद्र के तट पर ही तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमें देखने को मिलेगा किसी भी चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तट पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं, आपने देखा होगा। और इन्हीं मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो भाई ज़्यादातर नुकसान जो होगा, जो एक सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो नष्ट हो जाएंगे, वो हमारे मैंग्रोव वन हो जाएंगे। मैंग्रोव वन, और मैंग्रोव वन हमारे भारत में 2 जगह पर लगभग देखने को हमें मिलते हैं। एक तो सुंदरवन के डेल्टा पर, जिसे सुंदरी वन भी कहते हैं, और इसके अलावा कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी वाले जो एरिया है, कच्छ के रण है, तो वहाँ पर हमें मिलेंगे, दलदली स्थान पर मिलेंगे। इन्हें ज्वारी वन भी कहते हैं, जहाँ पर ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें हम लोग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? जब हम लोग प्राथमिक जो एक स्तर पर एक समाज से सीखते हैं,
तो वही हमारा प्राथमिक सामाजिकरण है। और हम लोग बचपन में छोटे बच्चे होकर जब समाज में रहते हैं तो समाज क्या क्या अगर हम लोग किसी वहाँ मतलब समूह में जाकर बैठते हैं या किसी ग्रुप में जाकर या किसी सभा में जाकर या किसी सम्मेलन में बैठते हैं, नहीं बैठेंगे। हम तो अपने माता पिता के साथ में, परिवार के साथ में रहते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। ओके, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? बायोगैस बनाने के लिए या बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं लाया जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ होता है? क्या पशुमल होता है? जी सही है। देखो पशुमल तो होता है, पशुमल से बायोगैस बनती है। खनिज तेल होता है क्या? इसको छोड़ो फिलहाल। जैव कचरा होता है? जी हाँ। मानव मल होता है? जी हाँ। तो भाई खनिज तेल नहीं होता है। खनिज तेल से कोई बायोगैस नहीं बनती है, मिनरल्स ऑयल से कोई भी बायोगैस नहीं बनती है, तो इसलिए खनिज तेल इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये थे आज के टॉप 30 इंपॉर्टेंट ईवीएस के प्रश्न, आपके एग्ज़ाम के लिए सहायता देंगे। एंड अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।